रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। डियर फ्रेंड, चलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अपना हो चुका है, तो इसमें एक को रिलेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। हमने ये देखा है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स के अंदर जाता है प्यूरिफाई होने के लिए। मीन्स आइडियली हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है? लंग्स के अंदर लेके जाती है। फिर वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है पैसिव डिफ्यूजन के मैकेनिज्म के थ्रू। ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के अंदर जाता है, मीन्स लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है हमने एटमॉस्फेयर से ली होती है, जो एल्विलाई के अंदर होती है, वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कहाँ जाती है? ब्लड के अंदर आता है। ये जो एक्सचेंज होता है ये हमारे ब्लड और लंग्स के अंदर जो होता है, ठीक है, ये एक एक्सचेंज होता है। तो ये एक कोरिलेटेड है, ठीक है, एक कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स के अंदर। चलिए अभी हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, जिसका मेजर ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है लंग्स। डियर फ्रेंड, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम जब देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, तो होम्योस्टेसिस करता है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बैलेंस बनाना। होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या होता है? बैलेंस करना, या फिर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ठीक है। तो होम्योस्टेसिस क्या करता है? होम्योस्टेसिस करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बाय द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। और कौन से एक्सचेंज? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस होती है उनका एक्सचेंज होता है। आइडियली हम ऑक्सीजन जो लेते हैं एटमॉस्फेयर से लेते हैं और हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं एक्सपायरेशन के थ्रू, ठीक है। गैसेस को जब छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होता है, इक्विलिब्रियम मैनेज रहता है और होम्योस्टेसिस रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो करता क्या है आइडियली सिस्टम, तो पीएच को एडजस्ट करता है हमारी बॉडी के फ्लूइड्स के। हमारी बॉडी के जो भी फ्लूइड्स है उसका पीएच का जो होता है तो होम्योस्टेसिस होता है, मेंटेन होता है, या फिर हम बोलते हैं पीएच एडजस्ट होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेती है, तो उस ऑक्सीजन हमारी बॉडी के हर एक सेल तक जाता है बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड, ठीक है। रक्त की मदद से क्या होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हर एक बॉडी की सेल तक जाता है। तो वहां जाने से क्या होता है? बॉडी की जो सेल्स होती है वो कंटिन्यू ऑक्सीजन का क्या होता है? यूटिलाइजेशन करती है, उसका उपयोग करती है और एटीपी प्रोडक्शन करती है। जब हमने कोशिका पढ़ा, सेल पढ़ा, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, मतलब ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ में रिएक्शन करके ऑक्सीजन क्या बनाता है? एटीपी बनता है, हम जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलता है। एक काफी इजी रिएक्शन है C6H12O6 + 6O2। ऑक्सीजन रिएक्शन करता है किसके साथ में? कार्बोहाइड्रेट के साथ में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रेजेंस में, और हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एटीपी बनता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनता है। जो ऑक्सीजन हमने एटमॉस्फेयर से लिया था, ब्लड के साथ में हमारी सेल्स के अंदर गया, उसने एटीपी बनाने में हेल्प तो की, बट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? ब्लड के साथ में आएगा, ठीक है, हार्ट में जाएगा, हार्ट से लंग्स के अंदर जाएगा, फिर हम वो उसको एक्सेलेशन के थ्रू, मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर छोड़ देंगे। ये कंटिन्यू रिदमिक प्रोसेस चलती रहती है। अब इस प्रोसेस को करने के लिए कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हार्ट, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये दोनों कोऑपरेट करते हैं, जिससे हमारी बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिलता है और हमारी बॉडी में बनने वाली, हर सेल में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से एलिमिनेट करते हैं या फिर बाहर फेंकते हैं, ठीक है। इस गैसेस के एक्सचेंज को डायरेक्टली बोल दिया जाता है रेस्पिरेशन। इन गैसेस के एक्सचेंज को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। तो यह अगर हमसे यह पूछा जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की आखिर परिभाषा है क्या, तो हम सिंपल बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इज द रेस्पिरेशन। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर, बॉडी से एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आदान प्रदान हो रहा है, हम उसी को बोलते हैं रेस्पिरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं श्वसन। देखिए इस डायग्राम के थ्रू से हम पढ़ते हैं एक्चुअली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं जिसको हम बोलते हैं O2, ठीक है। ये इस टाइप से, यहाँ पे जो एल्विलाई होते हैं, इस एल्विलाई का क्या होता है? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होता है यहाँ पर, इसी का ये मैग्नीफाई फॉर्म है। अब क्या होता है, इस एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन तो होती है। अब क्या होता है कि हमने देखा है कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है? इस टाइप की जो आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, वो क्या करती है?
उसके अंदर पैसिव डिफ्यूजन होगा। अब ये इस ब्लड कैपिलरीज के ऊपर ये आर्टरी क्या है, इसके कैपिलरीज बनी है, उन कैपिलरीज क्या बहुत पतली पतली उनकी वॉल होती, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर इस एल्विलाई के अंदर चला जाता है और इस एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला आता है। अब वो ब्लड कैपिलरीज कैसी हो जाती है, रेड ऑक्सीजनेटेड हो जाती है, ठीक है, आर्टेरियोल बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक्चुअली ब्लड कैपिलरीज में पैसिव डिफ्यूजन होता है। ब्लड कैपिलरीज की जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो काफी थीन होती, पतली होती, तो वहां पर पैसिव डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। तो आइडियली गैसेस का एक्सचेंज कहां पर होता है, इस एल्विलाई के ऊपर होता है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है उसको बोला जाता है एल्विलाई। एल्विलाई को बोला जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द एल्विलाई, ठीक है। इस डायग्राम की हेल्प से हमने ये समझा है कि आखिर कैसे ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसमें से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्विलाई के अंदर जाता है और एल्विलाई के अंदर से जो ऑक्सीजन जो होता है ब्लड के अंदर आ जाता है तो वो रेड होने लग जाता है, ठीक है। डार्क रेड से कैसा हो जाता है, ब्राइट रेड बन जाता है वो। आगे हम देखते हैं रेस्पिरेशन को। हमने बोला एक्सचेंज ऑफ द गैसेज मींस एक्सचेंज ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। अलग अलग जगह पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, उसके हिसाब से रेस्पिरेशन को हमने अलग अलग रेस्पिरेशन बोला गया है, ठीक है। इन जनरल रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ द गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रेस्पिरेशन। लेकिन एक प्रोसेस है जिसका नाम है ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। क्या हो गया इसको, क्या होता है कि देखिए ये बाहर का एटमॉस्फेयर है, यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर इस एल्विलाई मतलब लंग्स के अंदर आ रहा है। इस लंग्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड से आया था, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के अगर हम देखें तो क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड लंग्स, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोगों ने, ब्रीदिंग बोला। एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को हमने जब लंग्स के अंदर लिया और लंग्स के अंदर प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने जब बाहर भेजा तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीदिंग, बोलते हैं इस प्रोसेस को, ओके। तो ये एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इस एल्विलाई के अंदर आई थी, ये वाली O2, ये कहाँ चली आती है, इस ब्लड के अंदर, और इस ब्लड के अंदर जो CO2 थी वो कहाँ चली जाती है, इस एल्विलाई के अंदर। इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस किस में हो रहा है, इन बिटवीन द ब्लड एंड एल्विलाई, ठीक है। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द ब्लड एंड एल्विलाई ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन जो होता है इस ब्लड के साथ में जाता है, सीधा घूमते हुए हार्ट के अंदर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू बॉडी के हर सेल के पास में जाएगा। अब सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, सेल के अंदर आ गया ये ऑक्सीजन बॉडी की किसी भी सेल में। अब उस सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो चला गया इस ब्लड के अंदर। इस रेस्पिरेशन को बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स इज कॉल्ड द इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन कहां पर हो रहा है, इन बिटवीन द ब्लड एंड सेल, ओके। ये हो जाने के बाद में एक रेस्पिरेशन को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आ चुका है तो उस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी है और उसके साथ में उस कोशिका के अंदर ग्लूकोज भी है, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक रिएक्शन होगी, ग्लूकोज मतलब C6H12O6, उसके साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रहेंगे और एक रिएक्शन होगी, जिस रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है, ATP बनते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन है तो 38 ATP बनेंगे। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर भी बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है, हमें ATP मिलता है, मीन्स एनर्जी मिलता है। इट मीन्स कि यूटिलाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का और ऑक्सीजन का और हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है ATP
एनर्जी मिलती है और बाय प्रोडक्ट में हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इस रिएक्शन को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये जस्ट डेफिनेशन है रेस्पिरेशन की, बट अलग अलग पॉइंट पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है तो उसके हिसाब से इसके अलग अलग नाम है। फर्स्ट ब्रीदिंग, देन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम समझें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम देखते हैं कि क्या क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इस डायग्राम में भी देखिए आप, इसके अंदर नोज होता है, ठीक है, एक्सटर्नल पार्ट है, देन फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, देखते इस डायग्राम्स की हेल्प से एक्सटर्नल पार्ट जो है तो नोज होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, ये जो नोज है सेंसरी ऑर्गन है हमारी बॉडी का। देन फेरिंग्स होता है, ठीक है, फेरिंग्स आइडियली जो होता है तो इसे थ्रॉड भी बोला जाता है, नाम याद रखिए, फेरिंग्स को थ्रॉड भी बोलता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप से। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। आगे भी हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ने वाले। नेक्स्ट लेरिंग्स होता है जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, लेरिंग्स के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट होता है तो ट्रेकिया होता है जिसको विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, देन हम आगे देखते हैं कि जो ट्रेकिया होता है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जहाँ जिस पॉइंट से डिवाइड होता है इसको कैरिना बोलते हैं। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद में क्या बनाता है ये प्राइमरी ब्रोंकस बोलता है, या फिर हम जिसको मेन ब्रोंकस बोलते हैं। 2 प्राइमरी ब्रोंकस बनती है, एक ब्रोंकस राइट लंग में जाती है और एक ब्रोंकस लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है। ठीक है, और एक इस लंग्स के अंदर फिर प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और एल्वुलाई बनती है। ठीक है, इस टाइप से डियर फ्रेंड्स इस लंग्स के अंदर क्या होता है, इसके डिफरेंट काइंड ऑफ पार्ट्स हैं। तो हम इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नोज। आखिर ये नोज है क्या? हमारा नोज जो होता है हमारी बॉडी का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द स्मेलिंग के लिए। ठीक है, सेंस ऑर्गन है। ठीक है, हमें खुशबू आ रही है फिर बदबू आ रही तो किसके कारण से होता है? नोज के कारण से होता है, क्योंकि वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल नोज जो होता है तो कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क से मिलकर बना है। कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क जो मतलब कार्टिलेज से बना है हमारा नोज। कौन से ऐसे कार्टिलेज है जिससे हमारा नोज बनता है? तो इस डायग्राम्स के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारे आगे के जो कार्टिलेज है इसको बोला जाता है अलार कार्टिलेज। ठीक है, ये जो है देखिए डायग्राम्स के अंदर पूरे के पूरे क्या है, ये अलार कार्टिलेज है। अब हमारे जो नेजल कैविटी है इसके अंदर जो 2 लेयर्स है जिसमें एक नीचे क्या है सेप्टम है, तो उसको बोलता है सेप्टल कार्टिलेज होता है जिसने 2 कैविटी बना के रखी हमारे नोज के अंदर। देन लेटरल नेजल कार्टिलेज होते हैं, ये वाले लेटरल मतलब साइड के नेजल कार्टिलेज होते हैं, उसको लेटरल कार्टिलेज बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? कार्टिलेजिनस फ्रेमवर्क है हमारे नोज का। जो हमारी यहाँ पर बोन्स भी होती है, मैक्सिलरी बोन्स होती है यहाँ पर हमारे नोज के जो आजू बाजू जो बोन्स है कौन सी है? मैक्सिलरी बोन है। ठीक है, अंदर के ऊपर नोज नेजल बोन्स होती है, ऊपर वाली फ्रंटल बोन्स है। तो इस सब से हमारा क्या नोज का फॉर्मेशन होता है। अब जो नोज के अगर हम फंक्शंस देखें, नाक के अगर हम फंक्शन देखें तो क्या करता है ये कि वार्मिंग, मॉइस्टनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ इनकमिंग एयर। एटमॉस्फेयर से जो एयर आती है हमारी बॉडी में उसका क्या होता है? वार्म होती है, मॉइस्ट होती है, फिर उसके बाद में फिल्टर होकर हमारे लंग्स के अंदर ये जाती है। ठीक है, जिससे कम से कम इन्फेक्शन हो या फिर हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो ही नहीं। ठीक है, देन इसके साथ में नोज के अंदर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी स्टिमुलाई होते हैं जो क्या हमारी स्मेल को डिटेक्ट करता है कि गुड स्मेल है या फिर बैड स्मेल है। ठीक है, खुशबू है या फिर बदबू है। इसके साथ में ये हेल्प करता है इन द मॉडिफाइंग द स्पीच। जो भी हम बात करते हैं बोलते हैं साउंड को ये मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। देन डियर फ्रेंड्स कुछ होते हैं पेरानेजल साइनसेस होते हैं। अब ये साइनसेस क्या होते हैं? हमारी जो क्रेनियल बोन्स है, क्रेनियल बोन्स कुछ बोन के अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर मेम्ब्रेन लगी हुई है। ठीक है, उस मेम्ब्रेन और हॉलो कैविटीज है, खोखली कैविटी क्रेनियल बोन्स के अंदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरानेजल साइनसेस बोलते हैं। आखिर ऐसी कौन सी क्रेनियल बोन्स हैं जिसके कारण से पेरानेजल साइनसेस फॉर्मेशन होता है जिसमें? तो डिफरेंस वो बोन है फ्रंटल बोन्स, मतलब ये आगे की जो बोन है इसको फ्रंटल बोन बोला जाता है। इसमें पेरानेजल साइनस है, हॉलो कैविटी जिसके अंदर मेम्ब्रेन है। देन स्फिनाइड बोन, इथमाइड बोन एंड मैक्सिलरी बोन्स। मींस फ्रंटल बोन ये हमारी मैक्सिलरी बोन नाक के पास में जो है, और इथमाइड बोन इस स्फिनाइड बोन जो होती है तो हमारे नाक के पीछे और पोस्टेरियर अंदर की ओर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। इन बोन्स के अंदर कैविटीज है जिसके अंदर मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इनको क्या बोला जाता है? पेरानेजल साइनसेस होते हैं। अब ये जो पेरानेजल साइनसेस होते हैं ये इनकी जो डक्ट होती है पेरानेजल साइनसेस के डियर फ्रेंड, ये म्यूकस को ड्रेन करती है।
ठीक है, हमारी नेजोलैक्राइमल डक्ट के थ्रू, ठीक है, जो हमारे टीयर्स को निकालने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है लैक्राइमल डक्ट, ये ओपन होती है नेजल कैविटीज के अंदर। अब क्या होती है, ये पेरानेजल साइनसेस की डक्ट और हमारी नेजोलैक्राइमल डक्ट जो है वो ओपन कहाँ हो जाती है, दोनों की दोनों डक्ट हमारी नेजल कैविटी के अंदर ये ओपन होती है। तो कई बार क्या होता है, इंसान का जो म्यूकस निकलता है, ठीक है, म्यूकस जो होता है तो नेजल कैविटी से क्या होता है, म्यूकस बाहर निकलते आता है, ठीक है। कई बार जब इंसान रोता है तो उस टाइम में भी क्या होता है, रोने के साथ साथ में म्यूकस निकलना चालू हो जाता है। वो इसलिए चालू होता है कि जो लैक्राइमल डक्ट है और जो पेरानेजल साइनसेस की डक्ट है वो ओपन कहाँ होती है, हमारे नेजल कैविटी के अंदर। तो जब इंसान रोता है तो अपने आप ही क्या होता है, उसका मतलब कि सिक्रेशन निकलने लगता है नोज के थ्रू, ठीक है, क्योंकि दोनों डक्ट कहाँ ओपन हो रही है, नेजल कैविटीज के अंदर ये ओपन होती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, नोज के बाद में हम देखते हैं फेरिंग्स, जिसको थ्रॉट बोला जाता है। फेरिंग्स एक थ्रॉट शेप का होता है और 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब 5 इंचेस लॉन्ग होता है। ये स्टार्ट होता है हमारे इंटरनल नेयर से, मतलब नोज से, और कहाँ तक होता है ये, लैरिंग्स तक। नोज से लेकर लैरिंग्स तक इसकी लेंथ की लंबाई कितनी, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जो फेरिंग्स होता है ये कहाँ पर होता है, तो हम देखते हैं पोस्टेरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। जो हमारी नेजल कैविटी है और जो हमारी ओरल कैविटी है, माउथ है, उसके पोस्टेरियर मतलब पीछे की ओर क्या होता है, यहाँ पर होता है फेरिंग्स होता है। अब फेरिंग्स और क्या होता है, सुपीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर की ओर है। डेफिनेटली हमने डायग्राम के अंदर देखा है कि लैरिंग्स के ऊपर क्या होता है, फेरिंग्स होता है। अब जो फेरिंग्स है उसके, ये फेरिंग्स और का एंटेरियर टू द सर्विका वर्टिब्री। सर्विका वर्टिब्री मतलब हमारी गर्दन के अंदर क्या, जब हम वर्टिब्रा कॉलम जब देखें, गर्दन के अंदर 7 वर्टिब्रा है जिसको सर्विका वर्टिब्री बोलते हैं, उसके कहाँ पर होती है, ये एंटेरियर मतलब आगे की ओर होता है। तो फेरिंग्स कहाँ होता है, एंटेरियर टू द सर्विका वर्टिब्री होता है। देन क्या होता है, फेरिंग्स के हाउस है फॉर द टॉन्सिल्स। तो फेरिंग्स से रिलेटेड हमें क्या क्या याद रखना है, फेरिंग्स से रिलेटेड हमें ये याद रखना है कि दिस वन इज द पोस्टेरियर टू द नेजल एंड ओरल कैविटी। हमारी नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के पोस्टेरियर है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फेरिंग्स इज द एंटेरियर टू द सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री के आगे होता है। इसके साथ में और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। फेरिंग्स के 3 पार्ट हैं, एक होता है नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी की ओर है, एक होता है ओरोफेरिंग्स जो ओरल कैविटी की ओर है, और एक होता है लैरिंगोफेरिंग्स जो फेरिंग्स किसके साथ में बाइंड हो चुका है, आगे लैरिंग्स के साथ में। अब ये नेजोफेरिंग्स हम देखते हैं डियर फ्रेंड, तो ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है, अब ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या, हमारी जो इनर ईयर है, जो कान है, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब्स जो होती है स्टार्ट होती है मिडिल ईयर से, ठीक है, और ओपन होती है नेजोफेरिंग्स के अंदर। याद रखना नेजोफेरिंग्स के अंदर कौन ओपन होती है, यूस्टेशियन ट्यूब। यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ से आती है, तो हमारे मिडिल ईयर से। तो मिडिल ईयर और नोज के अंदर कनेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इसीलिए तो जब हमें कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, जब नाक बहती है तो हमारे कान के अंदर भी इचिंग होती है, ठीक है। इचिंग होने का कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर कनेक्शन है यूस्टेशियन ट्यूब के थ्रू हमारी नेजल कैविटी के अंदर और मिडिल ईयर के अंदर, नोज, ठीक है, कान के अंदर। देन होता है ओरोफेरिंग। अब ओरोफेरिंग्स क्या होता है, ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम यूला टू द हायोइड बोन। ओरोफेरिंग्स कौन सा पार्ट है, यूला से स्टार्ट होता है तो हायोइड बोन। अब हमारी जो ओरल कैविटी को हम जब ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक मस्कुलर पार्ट हैंग होता हुआ रहता है, लटकता हुआ दिखता है, हम इसको बोलते हैं यूला बोलते हैं। वहां से लेकर हायोइड बोन, अब हायोइड बोन तक जो पार्ट होता है तो वो किसका होता है, ओरोफेरिंग्स का होता है। हायोइड बोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि हायोइड बोन जो होती है तो हमारी नेक के अंदर एक बोन है जो कि कार्टिलेज से घिरी हुई है, ठीक है, तो उसको हायोइड बोन बोला जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो हमारी टंग है, हमारी जो जीभ है, उसका पोस्टीरियर पार्ट किस बोन से अटैच्ड है, तो उसका करेक्ट आंसर हायोइड बोन होता है, ठीक है। हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब भी मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, बट अभी भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। देन लैरिंगोफेरिंग्स क्या था, फेरिंग्स का वो पार्ट जो लैरिंग्स के साथ में जुड़ा है हायोइड बोन से लेकर, तो मतलब कि लैरिंग्स तक जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलेंगे अपन, लैरिंगोफेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है। ये एक्सटेंड होता है हायोइड बोन से लेकर, ठीक है, इंफीरियर टू द एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है ये भी बताता हूं मैं। क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जो होता है ऐसा पॉइंट जहां पर लैरिंग्स डिवाइड होता है, ठीक है, लैरिंग्स और इसोफेगस के अंदर। आइडियली इसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। तो डियर फ्रेंड्स ये एक्सटेंड होता है हायोइड बोन, मतलब कि क्या होता है, हायोइड बोन जो होते हैं इंफीरियर के एपिग्लॉटिस के। एपिग्लॉटिस का एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है
जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ द फूड एंड एनी फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, जब भी हम खाना निगलते हैं या पानी पीते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या है, एक फ्लैप है, ढक्कन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर ढक जाता है। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है, खाना या फिर फूड हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जाता है। लेकिन हम जब हड़बड़ी में गड़बड़ी में जल्दी जल्दी खाते हैं और छोटा सा भी अगर ड्रॉप अगर पानी के हो या फिर खाने का कुछ कतरा भी अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो हमें कफिंग आती है। आइडियली जो कफिंग है ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, उस पार्टिकल्स को वो बाहर निकालने के लिए कफिंग आती है हमें। ठीक है, एपिग्लॉटिस को प्रिवेंट करती है आइडियली। अब आगे क्या होता है, ये जो तीन पार्ट है फेरिंग्स के, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद में हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो लैरिंग्स है ये क्या करता है, लैरिंगोफेरिंग्स को कनेक्ट करता है ट्रेकिया के साथ में। अगला पार्ट, क्योंकि लैरिंग्स के बाद में ट्रेकिया होता है। अब ये जो लैरिंग्स है ये कहाँ पर होता है, तो मिड लाइन ऑफ द नेक, हमारी जो गर्दन है उसकी मिड लाइन के अंदर बिल्कुल सेंटर में रहता है ये। देन एंटीरियर होता है इसोफेगस के, ये याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। एंटीरियर टू द इसोफेगस, इसोफेगस फूड पाइप है और लैरिंग जो है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। हमारी गर्दन के अंदर दो नलियां हैं। ठीक है, तो आगे की ओर क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और पीछे की ओर क्या है, इसोफेगस मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है लैरिंग्स, इसलिए लैरिंग्स क्या है, एंटीरियर टू द इसोफेगस। ठीक है, ये लैरिंग्स की पोजीशन है। अब ये लैरिंग्स होता क्या है, 4 थ्रू द 6 सर्विकल वर्टिब्री। हमारी जो सर्विकल वर्टिब्री है गर्दन के अंदर C4 से C6 के बीच का जो पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कौन सा होगा, लैरिंग्स का। ये पोजीशन कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, लैरिंग्स जो होता है तो 9 पीसेस ऑफ कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ, ये थोड़ा सा याद रखना है। 9 पीस कार्टिलेज यूज हुए, जिसके अंदर सिंगल कार्टिलेज जो होते हैं तो 3 कार्टिलेज सिंगल होते हैं, जिसमें से देखिए एक होता है थायराइड कार्टिलेज जिसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। जब हम नेक को ऊपर करते हैं तो यहाँ पर एक ऊपर उठा हुआ हिस्सा दिखता है, वो थायराइड कार्टिलेज है जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। देन एक एपिग्लॉटिस है जिसको लैरिंग्स बनाने में हेल्प करती है। मैंने आपको पहले बताया कि एपिग्लॉटिस क्या करता है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड और एनी वाटर और लिक्विड मटेरियल और फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब भी हम स्वालो करते हैं निकालते हैं। जिस तरह थर्ड कार्टिलेज है क्रिकॉइड कार्टिलेज, तो ये तीनों कार्टिलेज जो होते हैं तो सिंगल सिंगल होते हैं, तो 3 कार्टिलेज हो गए। लेकिन 3 कार्टिलेज पेयर में होते हैं, जिसमें है एरिटेनॉइड कार्टिलेज, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज और एक है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। ये डबल डबल होते हैं, तो इसलिए 6 कार्टिलेज ये और 3 कार्टिलेज सिंगल। इस टाइप से 9 कार्टिलेज से मिलकर बना है लैरिंग्स। ठीक है, अब ये जो एरिटेनॉइड कार्टिलेज, इसके बारे में एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है चेंज इन द पोजीशन एंड टेंशन ऑफ द वोकल फोल्ड। जो ओकल फोल्ड है जिससे हमारी वॉइस निकलती है, उसकी पोजीशन और टेंशन को चेंज करने के लिए जो कार्टिलेज रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम होता है एरिटेनॉइड कार्टिलेज। ठीक है, अब लैरिंग्स के बाद में हम पढ़ते हैं ट्रेकिया, जिसको विंड पाइप बोला जाता है। ठीक है, अब ये डियर फ्रेंड्स, ट्रेकिया जो होता है एक ट्यूबुलर पास है जिससे जो एयर होती है, ठीक है, वो कहाँ जाती है, हमारे लंग्स के अंदर जाती है। इसकी जो अगर हम देखें तो लगभग 12 सेंटीमीटर या फिर 5 इंच जो है तो ये लॉन्ग होता है ट्रेकिया, और लगभग 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच इसका डायमीटर मतलब होता है, चौड़ा होता है। डेफिनेटली ये जो ट्रेकिया है ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होगा, एंटीरियर टू द इसोफेगस। आगे की जो नली हमारे गले के अंदर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, और पीछे के अंदर जो नली है वो फूड पाइप की है, डाइजेस्टिव सिस्टम की नली है। ठीक है, अब ये जो ट्रेकिया होता है ये लैरिंग से लेकर स्टार्ट होगा तो कहाँ जाता है, ये 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक जाता है। हमने देखा था कि लैरिंग्स कहाँ पर होता है, सर्विकल C4 से लेकर C6 से जब ट्रेकिया स्टार्ट होता है तो डायरेक्ट कहाँ पर होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री तक होता है ये। ठीक है, 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल तक क्या होता है, हमारा ट्रेकिया होता है, जहाँ पर ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रोंकस के अंदर। प्राइमरी ब्रोंकस जिस पॉइंट से ये डिवाइड होता है उसको कैरिना बोलते हैं। आगे मैं आपको डायग्राम्स के अंदर इसको बताता हूँ। अब ये जो ट्रेकिया है ये सी शेप का कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। सी शेप का कार्टिलेज मतलब आगे से तो कार्टिलेज पूरा है सी शेप का, बट पीछे से कैसा है, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेज होता है पोस्टीरियरली, इसलिए इनको क्या बोला था, इन कार्टिलेज को सी शेप कार्टिलेज इनको बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है ये एक्सटेंड करता है लैरिंग से लेकर 2 मेन ब्रांचेस जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, अब वो जो ब्रोंकाई होती है वो कौन सी होती है, तो देखिए ये है, ये पूरा की पूरा ट्रेकिया है, ये लैरिंग से लेकर कहाँ पर होता है, थोरेसिक
फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री तक होता है हमारा ट्रेकिया होता है। यहाँ पर ये डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई के अंदर, और इस पॉइंट जिस पॉइंट से ये डिवाइड होता है इस पॉइंट को बोला जाता है कैरिना। डिवाइड होने के बाद में ये दो ब्रोंकस बनाता है, प्राइमरी ब्रोंकस, एक राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, ये राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, और एक बनाता है लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंकस, ये बनाता है। इसके बाद में ये प्राइमरी ब्रोंकस जो होती है डियर फ्रेंड्स फर्दर डिवाइड होकर सेकेंडरी ब्रोंकस बनाती है। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकस होती है इसको लोबर ब्रोंकस भी बोलते हैं। अब क्या होता है, जितने लोब होते हैं लंग्स के उतनी ही लोबर ब्रोंकस होती है। अब ये जो हार्ट जो लंग्स है हमारा राइट लंग जो है उसमें 3 लोब है, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, इंफीरियर लोब। इसलिए राइट लंग के अंदर अगर 3 लोब हैं तो लोबर ब्रोंकस मीन सेकेंडरी ब्रोंकस कितनी होंगी, 3 ब्रोंकस होंगी सेकेंडरी ब्रोंकस, ये याद रखना। लेकिन जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर सिर्फ 2 लोब है, ये सुपीरियर लोब और ये इंफीरियर लोब, तो यहाँ पर ओनली 2 सेकेंडरी ब्रोंकस मतलब 2 लोबर ब्रोंकस होगी। देन ये ब्रोंकस अगेन फर्दर डिवाइड होकर क्या करती है, ये टर्सरी ब्रोंकस बनाती है, और टर्सरी ब्रोंकस जो होती है तो इसको सेगमेंटा ब्रोंकाई भी बोला जाता है। ये सेगमेंटा ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होती है, ब्रोंकिल्स बनाती है, लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकिल होती है, और एट लास्ट सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या बन जाती है, एल्वुलाई बनती है। तो इसको आइडियली बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री। अब इस लंग्स के बारे में आपको हम ये पढ़ने वाले कि डेफिनेटली थोड़ा सा आपको आइडिया ब्रोंकस का हो चुका है, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, इसके कुछ लोब्स भी पता चल चुके हैं, एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है ये, ठीक है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं कि राइट लंग्स में 2 लोब है कि 3 लोब है, लेफ्ट में 2 है कि 3 लोब है, ये काफ़ी कंफ्यूज होता है। याद रखने के लिए थोड़ा सा याद रखिए, हम जब भी कोई काम करते हैं तो मोस्ट ऑफ पीपल हमने जो देखा है राइट हैंडेड होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा हम इससे काम करते हैं तो ज़्यादा लोब किसके अंदर है, राइट लंग्स के अंदर है। आप अपने हिसाब से याद रखिए, मैंने तो इस टाइप से याद रखा है कि राइट मतलब ज़्यादा काम मतलब ज़्यादा लोब, बाकी आपकी इच्छा जैसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स इस लंग्स के ऊपर भी हमने हार्ट के अंदर पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर थी, तो इस लंग्स के ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को बोला जाता है विसरा या फिर विसरल लेयर। अब ये जो विसरल लेयर ये भी इसकी 2 लेयर है, हमने हार्ट के अंदर भी 2 लेयर पढ़ी थी, ठीक है, विसरल लेयर और एक होती है पेराइटल प्लूरा होता है, और एक होता है विसरल प्लूरा होता है। पेराइटल प्लूरा जो आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, पेराइटल प्लूरा। ये देखिए ये बाहर की जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे अपन, पेराइटल प्लूरा बोला जाता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे लंग्स के ऊपर होती है, दोनों लंग्स है, ओनली एक में कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया आपकी पेराइटल प्लूरा है बाहर की लेयर। अब जो इनर लेयर है उसको बोलेंगे विसरल प्लूरा, तो ये इनर की लेयर को क्या बोलते हैं अपन, विसरल प्लूरा। तो देखिए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ विसरल प्लूरा को। अगेन मैं आपको याद रखूंगा कि पेराइटल इनर है कि विसरल इनर है, अगर याद रखना है तो ABCD के अंदर पहले P आता है, इसलिए बाहर की लेयर कौन सी हो गई, पेराइटल प्लूरा हो गई, बाद में V आता है तो विसरल प्लूरा इनर हो गई। ये अपना ट्रैक है मेरा याद रखने का, आप चाहे जैसा याद रख सकते हो, ठीक है। आगे हम ये देखते हैं इन दोनों लेयर के बीच में स्पेस होता है, तो इसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी, और दोनों प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो क्या करेगा, प्रिवेंट द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों ये जो प्लूरा है पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के अंदर जो होता है तो फ्रिक्शन होने से ये बचाता है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है अपन, प्लूरल फ्लूइड इसके अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जब कभी इसके अंदर ज्यादा फ्लूइड भर जाए, तो इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाए तो इसको बोला जाता है प्लूरिसी, इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, प्लूरिसी बोला जाता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि लंग्स के अंदर पानी भर गया, भाई लंग्स के अंदर कोई पानी नहीं भरता है, लंग्स के इस एल्विलाई के अंदर ब्रोंकस के अंदर पानी नहीं भरा जाता है। आइडियली जो पानी भरता है किसमें भरता है, इस प्लूरा के अंदर भर जाता है, तो फिर क्या होता है, उसको नीडल की हेल्प से निकाल लिया जाता है, ठीक है। देखिए हमने इसको थोड़ा डायग्राम से पढ़ा है, आगे और थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं। लंग्स को अगर हम देखें तो लंग्स का होता है पेयर है और कोन शेप का होता है, और कहाँ पर होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, मतलब हमारी छाती के अंदर होता है। अब ये जो लंग्स होते हैं तो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, किससे होते हैं, तो हार्ट से, और हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर जो अदर पार्ट है इससे क्या होता है, मतलब मीडिया स्टीनम से क्या होता है, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। जब हम एनाटॉमी देखें तो हम इसके अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, डबल लेयर होती है। डबल लेयर में हमने देखा कि एक लेयर का नाम है पेराइटल प्लूरा, आउटर वाली को, इनर वाली का नाम है विसरल प्लूरा, ठीक है। अब हम जब
दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो क्या करता है, दोनों मेम्ब्रेन के फ्रिक्शंस को प्रिवेंट करता है। आगे हमने लंग्स के अंदर लोब्स भी देखे। लोब्स ने हम देखा कि जो राइट लंग्स हैं, राइट लंग्स के अंदर कितने होते हैं, 3 लोब्स होते हैं, और लेफ्ट लंग्स के अंदर कितने होते हैं, तो 2 लोब्स होते हैं। जब हमने ब्रोंकाई देखी तो ब्रोंकाई के अंदर हमने देखा कि प्राइमरी ब्रोंका जो होती है, ट्रेकिया जब डिवाइड होता है 5th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल से, कैरिना पॉइंट होता है वहां से, तो एक राइट ब्रोंकस बनती है, एक लेफ्ट ब्रोंकस बनती है। तो अब क्या होता है इसके अंदर कि जो राइट ब्रोंकस होती है डियर फ्रेंड्स, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस होती है ना, राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो होती है, तो वो क्या होती है, वो वाइड होती है, ज्यादा चौड़ी होती है, ठीक है। ज्यादा चौड़ी होने के कारण ज्यादा ऑक्सीजन कहा जाता है, राइट लंग्स के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब इसकी सेकेंडरी ब्रोंकस बात करें तो राइट लंग के अंदर 3 सेकेंडरी ब्रोंकस रहेगी। कितनी रहेगी, 3, क्योंकि यहाँ पर 3 लोब है। और लेफ्ट लंग के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकस कितनी होंगी, ओनली 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लोब कितने, सिर्फ 2 लोब है। देन हमने ब्रोंक्यूल्स देखी। फर्दर ब्रोंकाई जो होती है डिवाइड होती है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है, और लास्ट के अंदर क्या बन जाती है, एल्विलाई। एल्विलाई को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एक्चुअल गैसेस एक्सचेंजेस टेक प्लेस इन द एल्विलाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं ब्रोंकाई। अब देखिए ब्रोंकाई में हमने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझा तो है कि जो भी ट्रेकिया होता है, ठीक है, जिसको विंड पाइप होता है, वो क्या करता होता है कि हमारी थोरेसिक कैविटी में आता है हमारे, ठीक है, और आने के बाद में क्या करता है, वो ट्रेकिया की कैरिना एक पॉइंट होता है, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ पर होता है, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पर होता है। वहां से ये 2 मेन ब्रोंकाई मतलब प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है, और दोनों की दोनों प्राइमरी ब्रोंकाई क्या होते हैं, हाइलम से होते हुए राइट प्राइमरी ब्रोंकस राइट लंग के अंदर, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के अंदर वो एंटर हो जाती है, ठीक है। देन हम ये देखते हैं कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकस जो होती है, तो दोनों के दोनों लंग्स के अंदर चली जाने के बाद में चली तो जाती है, राइट मेन प्राइमरी ब्रोंकस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट से ये ज्यादा मोर वर्टिकल होती है, शॉर्ट होती है, और ज्यादा वाइड होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू द लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस के कंपेरिजन में राइट वाली कैसी, मोर वर्टिकल है, शॉर्ट है, एंड वाइडर है, ज्यादा चौड़ी है, जिसके कारण से ज्यादा जो लंग्स के अंदर हवा कहा जाती है, कहाँ एस्पिरेट होती है, राइट लंग्स के अंदर ये होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होकर क्या बना देती है, सेकेंडरी ब्रोंकस, जिसको बोला जाता है लोबर ब्रोंकस, और हर एक सेकेंडरी ब्रोंकस हर एक लोब के अंदर जाती है। अब हमें यह पता है कि राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स हैं, तो राइट लंग्स के अंदर कितनी लोबर ब्रोंकस होंगी, 3 ब्रोंकस होगी, ठीक है। कितनी होगी राइट लंग्स के अंदर, राइट लंग्स के अंदर कितनी होती है ये, तो 3 होगी, और लेफ्ट लंग्स के अंदर कितनी होगी ये, ओनली 2 होगी। सेकेंडरी ब्रोंकस मतलब कि लोबर ब्रोंकस। देन यही सेकेंडरी ब्रोंकस फर्दर सेगमेंट होती है, डिवाइड होती है, टर्सरी ब्रोंकस बनती है, बनाती है डिफरेंस। देन ब्रोंकाइस जो होती है तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, ठीक है, और इस टाइप से हम इसको बोलते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट इसको बोला जाता है। और फाइनली इनके अंदर क्या होते हैं, एल्विलाई लगी होती है, जहां पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये देखिए एल्विलाई आ गई, ठीक है, ये ब्रोंकस डिवाइड होते होते ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, बहुत सारी ब्रोंकाई डिवाइड होने के बाद में ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको एल्वुलर सेक बोला जाता है। बहुत सारे एल्वुलाई की एक ही ओपनिंग होती है, इसको हम एल्वुलाई सेक बोलेंगे, एल्वुलाई सेक बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि इन एल्वुलाई के ऊपर क्या लगे होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। इन ब्लड कैपिलरीज से पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है तो ब्लड से एल्वुलाई के अंदर जाती है, और एल्वुलाई की जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर से आई थी, ठीक है, वो ब्लड के अंदर चली जाती है, और यहाँ पर जो होता है तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसीलिए जो इस एल्वुलाई को क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अगर ये एल्वुलाई खराब हो जाए, इनमें कोई खराब हो जाए किसी बीमारी के कारण, तो डियर फ्रेंड्स गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इंसान को ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, और इंसान की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या देख लिया हमने अभी तक, उसका एनाटॉमी देखी, ठीक है, उसके ऑर्गन्स को हमने समझा, लंग्स को हमने समझा आइडियली देखे तो। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई टू द लंग्स। लंग्स को ब्लड सप्लाई आखिर कैसे होता है, तो हम देखते हैं ब्लड को, जब हमने लंग्स को ब्लड सप्लाई होता है तो आइडियली लंग्स का ब्लड सप्लाई हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़ ही चुके हैं। अगेन हम रिवाइज करते हैं आखिर क्या होता है, देखते हैं हमने कितना याद रहा आप लोगों को। हमने देखा था राइट वेंट्रिकल्स, अगर हम हार्ट का देखें राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, मुझे रेड पेन यूज करने की बजाय करना चाहिए यहाँ पर
ब्लू पेन का यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स जो होता है उसके अंदर जो होता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता, पल्मोनरी ट्रंक से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से कहा गया था सीधा ब्लड कहा गया था लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इस लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के ऊपर। अब वो ब्लड जो इम्प्योर ब्लड था, पल्मोनरी आर्टरी जो लेकर गई थी हार्ट से लंग्स के अंदर, ठीक है, ये हार्ट से कहाँ लेकर गई है, लंग्स के अंदर लेकर गई पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पर, ठीक है। गैसेस का जब एक्सचेंज हुआ, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जब प्योर ब्लड बना, अशुद्ध ब्लड जब शुद्ध रक्त बन गया, तो इस लंग्स ने उस ब्लड को किसके रास्ते से फिर से हार्ट के अंदर भेज दिया, पल्मोनरी वेन के थ्रू इसको हार्ट के अंदर फिर से भेज दिया। तो बस यही है ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। एक डाउट छोटा सा है, एग्जाम में कई बार आ चुका है कि पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड सप्लाई करती है या फिर कहाँ से कहाँ सप्लाई करती है, पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड सप्लाई करती है और कहाँ से कहाँ सप्लाई करती है। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक कॉमन सेंस है, एक कॉमन थॉट है कि जितनी भी आर्टरी है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी प्योर नहीं, ये इम्प्योर CO2 वाला ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। लेकिन हम इसको आर्टरी इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लड को सप्लाई कहाँ कर रही है, अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से कहाँ लेके जा रही है, ऑर्गन्स के अंदर। और ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ऑर्गन की ओर लेके जाती है, हम उसको आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्योंकि लंग्स को सप्लाई कर रही है। अब ये ब्लड वेसल जो है हार्ट से ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जा रही है, इम्प्योर ब्लड को, ठीक है, दूर लेके जा रही है, हम इसलिए आर्टरी बोल रहे हैं। लेकिन भले उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें क्या याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है और लंग्स से सॉरी हार्ट से लंग्स की ओर लेकर जाती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन है, ये भी कॉमन है कि वेन कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन कौन सा करती है, ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त है, ठीक है। आइडियली क्या होता है, वो सभी ब्लड वेसल्स जो रक्त को बॉडी के ऑर्गन से लेकर हार्ट में लेके जाती है ना, उसको वेन बोला जाता है, ठीक है। तो इसको वेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाँ ब्लड को कहाँ पर लेकर आ रही है, वो लंग्स से मतलब ऑर्गन से हार्ट के अंदर लेकर आ रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। लेकिन उसके अंदर कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना होगा, एग्जाम्स में आ सकता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई टू द लंग्स हमने देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं ब्रीदिंग या फिर फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स। लंग्स की जो फिजियोलॉजी है, लंग्स का मेन जो फंक्शन है तो क्या है, ब्रीदिंग करना, गैसेस को, बाहर की गैसेस को लंग्स के अंदर लेना और लंग्स के अंदर जो गैसेस है उसको बाहर भेजना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, या फिर हम इसको बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। एटमॉस्फेयर के गैसेस को लंग्स में भेजना और लंग्स की गैसेस को मतलब एल्वियोलाई की गैसेस को एटमॉस्फेयर में भेजना, इस एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस को बोलते हैं इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन, मतलब बाहर के गैसेस को लंग्स के अंदर लेना, इज द इनहेलेशन। एक प्रोसेस होती है एक्सहेलेशन या फिर हम इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन, मतलब गैसेस जो लंग्स के अंदर है या फिर एल्वियोलाई के अंदर है उसको बाहर निकालना, एटमॉस्फेयर के अंदर भेजना, हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, मतलब ब्रीदिंग आउट। अब डियर फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है ना, ये एक्सचेंज होने के लिए एक चीज बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कि अल्टरनेट प्रेशर का डिफरेंस होना। प्रेशर का डिफरेंस होना मतलब क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है उसमें और हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर उसमें डिफरेंस होना जरूरी है, जिसके कारण से गैसेस क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये एक्सचेंज होती है। अब प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो ब्लड मसल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, रेगुलर इसके अंदर मसल्स के अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहते हैं, ठीक है। अब देखते हो आखिर मसल्स कौन सी है जो इस रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करती है, मतलब ये कि प्रेशर को प्रेशर डिफरेंस करने में हेल्प करती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए कौन सी मसल्स है, तो डियर फ्रेंड्स एक मसल्स होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है ना, ये दो टाइप की इंटरकोस्टल मसल्स होती है। ये जो इंटरकोस्टल, ये रिब्स के अंदर इन रिब्स को जोड़ने वाली जो मसल्स हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इसके दो टाइप हैं, ये देखिए बाहर की जो मसल्स हैं इसको बोला जाता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, जो क्या है रेड, लाइट रेड दिख रही है ये वाली, ठीक है। और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो डार्क वाली दिख रही है, ठीक है,
मिड लाइन के ज़्यादा पास में। इन मसल्स के अंदर एक चीज़ है, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी डियर फ्रेंड्स, तो इंटरनल वाली रिलैक्स होगी। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होगी तब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। और इन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस के कारण हमारी चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है, जिसके कारण से क्या होता है, इसका जो प्रेशर होता है वो भी चेंज होता है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और गैसेस का वहां पर क्या होता है, एक्सचेंज पॉसिबल होता है। वो आखिर कैसे होता है मैं आपको पूरा स्लाइड के अंदर समझाऊंगा, 2 बार समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड में ओनली इतना बताया जा रहा है कि आखिर वो कौन सी मसल्स है, मसल्स के नाम आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि उधर थ्योरेटिकल चलेगा, यहाँ पर डायग्रामेटिक देख लीजिए कौन सी मसल्स है। एक और मसल्स है लार्ज स्केलेटल मसल, जिसका नाम है डायफ्राम, जिसके ऊपर जो होता है हमारा लंग्स रेस्ट करता है। इस डायफ्राम के भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रेस्पॉन्सिबल है इस चेस्ट कैविटी के इंक्रीज होने के लिए और डिक्रीज होने के लिए, जिसके कारण से प्रेशर कम होता है या फिर ज्यादा होता है। बता दो क्या बॉयल्स लॉ है, और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या आखिर ऐसा होता है कि जिसके कारण से हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाते हैं, मींस ब्रीदिंग करते हैं। देखते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से बता दो आपको। देखिए यहाँ पर जो होता है एयर जो इनहेल हो रही है अंदर जा रही है, तो अंदर जाने का कारण क्या है, इस चेस्ट कैविटी देखो थोड़ा सा बढ़ गई है, बढ़ी हुई चेस्ट कैविटी जो है वॉल्यूम इसका बढ़ा हुआ है, तो क्या हो रहा है, इसका जो प्रेशर वो कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेरिजन में, और एयर अंदर जा रही है। लेकिन इसके कंपेरिजन में हम जब इस फोटो को देखें तो चेस्ट कैविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, सिकुड़ गई है। तो और जब कभी वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ये बॉयल्स का लॉ बढ़ता है। और चेस्ट कैविटी जब कम होगी, सिकुड़ेगी, तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब लंग्स से एटमॉस्फेयर की ओर जाएगी, और हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए इस डायग्राम से हम पहले पढ़ेंगे ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अगेन आपको एक बार पर समझाया जाएगा। जब प्रेशर जो है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर और हमारे लंग्स के अंदर जब इक्वल प्रेशर है, ठीक है, आइडियली एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है डियर फ्रेंड, तो होता है 760 mmHg होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जब ब्रीदिंग नहीं हो रही होती है, सांस का एक्सचेंज नहीं हो रही होती है, उस टाइम में क्या होता है, ये जो बाहर के प्रेशर के बराबर का ही प्रेशर होता है हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर भी, मतलब लंग्स के अंदर भी। अब दोनों साइड का प्रेशर सेम है तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करना होता है हमें, इस प्रेशर को कम ज़्यादा करने के लिए, डिफरेंस लाने के लिए क्या होता है यहाँ पर कि हमारे लंग्स के अंदर जो एसोसिएटेड मसल्स है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, और इस प्रेशर में चेंजेस आते हैं, और हमेशा जो होता है तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो देखिए जब हम रेस्ट में होते हैं, जब एयर का एक्सचेंज नहीं होता है, तब क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है हमारे एल्विलाई का प्रेशर से, जिसके कारण से नो एयर फ्लो होगा, मतलब एयर का कोई मूवमेंट नहीं होगा। जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में भी 760 mmHg है और हमारे लंग्स के अंदर भी प्रेशर 760 mmHg है, तो कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है। अगली स्टेज में क्या हो जाता है, तो हम ये देखते हैं सेकेंड स्टेज में जब इनहेलेशन होना होता है, तो डियर फ्रेंड्स तब क्या होता है, जो डायफ्राम है, डायफ्राम मतलब कौन सा वाला, ये वाला मसल्स, ठीक है। जब डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। मैंने मसल्स पढ़ाते टाइम ही आपको बताया था दोनों के काम अपोजिट होते हैं। जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होगी, ये याद रखना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, समझने की जरूरत है, यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है इस टाइप से। क्या होता है कि जब इनहेलेशन करना होता है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती, मतलब चेस्ट कैविटी इंक्रीज हो जाती है, ऐसा, ठीक है। जैसी चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी तो उसके अंदर रखा हुआ जो लंग्स है वो भी फैल जाएगा, और जैसे ही वो फैलता है ना, तो उसका वॉल्यूम जब बढ़ता है तो अपने आप प्रेशर कम हो जाता है, और ये हमें बोलता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। अब क्या होता है भाई कि हमने ये देखा कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक्स्ट्रा इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, जिसके फलस्वरूप जो होता है तो हमारी जो चेस्ट कैविटी वो एक्सपांड हो गए, बढ़ गए। जैसे ये बढ़ी तो उसके अंदर का जो लंग्स था वो भी फैल गया, जैसे वो फैला तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इसका मतलब अल्टीमेटली उसका प्रेशर क्या हो गया, अब कम हो गया,
प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या था, इसका प्रेशर 760 mmHg था जो कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर था, लेकिन लंग्स का वॉल्यूम बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रेशर अब कम हो गया। जैसे ये प्रेशर कम होता है ना, तो वैसे ही क्या होता है कि हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर की जो हवा है 760 mmHg से, वो कहाँ पे चली आती है, कम प्रेशर 754 mmHg के प्रेशर की ओर चली आती है। मतलब एयर बाहर से कहाँ चली आती है, एयर लंग्स के अंदर चली आती है। और हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, इनहेलेशन। ठीक है, इस टाइप से होती है इनहेलेशन। ठीक है, लेकिन जब एक्सहेलेशन होने वाला होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डायफ्राम रिलैक्स होता है। वहां पे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, यहाँ पे डायफ्राम रिलैक्स हो गया। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या हो गया, रिलैक्स हो गई, मतलब कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई होगी। जब डायफ्राम रिलैक्स होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होगी, तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या हो जाएगी, अब वो एक्सपांड नहीं होगी, वो क्या होगी, वो भी उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। उसका वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम होगा। लंग्स का वॉल्यूम अगर कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम अगर कम हुआ, मान लीजिए वॉल्यूम अगर कम हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर कितना हो गया भैया, तो हमने देखा कि 762 mmHg हो गया, जबकि जो होता है वो कितना था हमारा, उसका प्रेशर एटमॉस्फेयर का 760 mmHg। मतलब कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर से चेस्ट कैविटी का प्रेशर कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। अब ये अगर ज़्यादा हो गया तो अब हवा कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर, मतलब 762 mmHg से 760 mmHg की ओर चली जाएगी ये। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, एयर कहाँ गई, लंग्स से एटमॉस्फेयर में, और हम इसी को क्या बोल देते हैं, एक्सपायरेशन, मतलब एक्सहेलेशन। तो डियर यह मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन का। इसके अंदर मसल्स का कब कॉन्ट्रैक्ट होती है, कब रिलैक्स होती है, कब प्रेशर कम ज़्यादा कम होता है, कितना होता है, ये याद रखना थोड़ा सा जरूरी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसके कारण आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को समझने में थोड़ा इजी रहेगा। ये मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से बता दिया है। सेम चीज़ डियर फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकली बताया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एयर तभी मूव होती है जब एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स और एटमॉस्फेयर के अंदर जो लंग्स का जो प्रेशर होता है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंस इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, जब भी हम लंग्स बिफोर द इनहेलेशन, जब हम इनहेलेशन करने वाले होते हैं ना, ठीक है, इनहेलेशन करने के पहले जब मतलब गैसेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तब गैसेस का जो भी प्रेशर है इनसाइड द लंग्स, ठीक है, और एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर होता है 760 mmHg, वो कैसा होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है, सी लेवल के प्रेशर के बराबर होता है। अगर प्रेशर बाहर भी उतना ही है, लंग्स के अंदर भी उतना है, तो कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा, एयर मूव तभी होगी जब फ्लो होगी, जब लंग्स का जो प्रेशर होता है एल्विलाई के अंदर जो कम होगा, लोअर होगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जब ज़्यादा होगा और लंग्स के एल्विलाई के अंदर जो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होने के कारण हवा हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर जाएगी, तभी तो क्या होगा, इनहेलेशन होगा। और क्या होता है, इस लंग्स के प्रेशर को कम करने के लिए, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है उसे कम करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी की कुछ मसल्स हैं, जैसा हमने ये बताया था कि बॉडी की जो मसल्स है जैसे कि डायफ्राम है, ठीक है, इंटरनल मतलब जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन और इनके रिलैक्सेशन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसके कारण से हमारी चेस्ट की कैविटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है तो क्या होता है, उसका प्रेशर भी चेंज होता है। हम नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर इसको अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम इसमें देखते हैं क्या होता है जब इनहेलेशन होने वाला होता है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसके साथ में हमने ये देखा है कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम के अंदर भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो चेस्ट कैविटी है, ठीक है, उसका जो डायमीटर है वो कैसा होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर चेस्ट कैविटी इंक्रीज हुई तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए इसके अंदर इनहेलेशन जब होने वाला होता है तो जो डायफ्राम है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती तो हमारी चेस्ट कैविटी एक्सपांड होती, मतलब इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इंक्रीज हो गई तो वॉल्यूम बढ़ गया लंग्स का। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग P इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब P फॉर द प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम। अब अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो ऑब्वियसली प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 mmHg और हमारे लंग्स के अंदर कितना होगा, कम, 758 mmHg। अब एयर कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर से
लंग्स के अंदर जाएगी और हम इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इनहेलेशन हम इसको बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थ्योरेटिकल है, आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे आपको ये पीपीटी शेयर कर दी जाएगी। ओके तो इस टाइप से इनहेलेशन होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसके कारण से चेस्ट कैविटी इंक्रीज होगी। चेस्ट कैविटी इंक्रीज होती है तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 760 mmHg के कंपेरिजन में कितना हो जाता है, ओनली 758 mmHg वहाँ पर बच जाता है। लो प्रेशर रहता है और हवा कहा जाती है हाई प्रेशर, मतलब 760 mmHg मतलब एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर चले जाते हैं और हम इसी को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। इसी के अपोजिट क्या होता है, ये देखिए डायग्राम बताया गया है यहाँ पर, 760 mmHg प्रेशर से कहाँ पे जाती है, 758 mmHg, मतलब इनहेलेशन हो गया। अब एक्सहेलेशन में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। इसके अंदर हमने ये देखा है कि क्या होता है इसमें डियर फ्रेंड, कि जो भी मसल्स हैं, हमारी जो मसल्स है डायफ्राम वो रिलैक्स हो जाती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होगी, और इनके रिलैक्स होने के कारण क्या होता है कि हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इनका चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम कम होता है तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है फिर, कि भाई जैसे ही वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर कितना होगा, 762 mmHg, जो कि एटमॉस्फेयर की प्रेशर 760 mmHg से तो ज़्यादा ही है। अब हवा कहाँ मूव होगी, हाई प्रेशर मतलब लंग्स, मतलब 762 mmHg से लो प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेयर, मतलब 760 mmHg, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, एक्सहेलेशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ द लंग्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नहीं समझ में अगर आता है तो आप फिर से पूछ सकते हो, फिर से आपको बताया जाएगा। ये पीपीटी आपको शेयर कर दी जाएगी जिससे आपको समझना थोड़ा इजी होगा। अब देखिए, हमने लंग्स की एनाटॉमी पढ़ ली, उसका स्ट्रक्चर की स्टडी की, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया, फिजियोलॉजी को समझा है। अब इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकते हैं, तो लंग्स के वॉल्यूम और उसकी कैपेसिटी पर आ सकता है। तो लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी को अगर हम समझे तो देखिए, लंग्स के वॉल्यूम जो होते हैं, तो हम पहले वॉल्यूम पढ़ेंगे, तो एक होता है टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, हर एक मतलब ईच इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के लिए जो एयर मूवमेंट होती है ना, उसी को बताया जाता है टाइडल वॉल्यूम। एक ब्रीथ के अंदर ऑलमोस्ट 500 ml एयर जो होती है हमारे लंग्स के अंदर जाती है, और 500 ml एयर हमारी बॉडी से लंग्स से बाहर निकलती है। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो एयर का मूवमेंट होता है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और वो कितना होता है, 500 ml। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, ये याद रखिए। टाइडल वॉल्यूम के बाद में एक होता है मिनट वेंटिलेशन। मिनट वेंटिलेशन, मिनट मतलब क्या, 60 सेकेंड। ठीक है, मिनट वेंटिलेशन। अब डियर फ्रेंड, हमने ये देखा है कि हमारी जो ब्रीदिंग रेट होती है, मतलब 1 मिनट के बाद के लिए हम 1 मिनट के अंदर हम कितनी ब्रीदिंग करते हैं, तो ऑन एन एवरेज हम 12 ब्रीथ लेते हैं, 12 बार हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो हमारी ब्रीदिंग कितनी हो गई 1 मिनट के अंदर, 12। ठीक है, और एक ब्रीदिंग के अंदर कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, तो 500 ml होता है। तो अगर हम मिनट वेंटिलेशन देखें कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी गैस को अंदर लेते हैं और कितनी गैस को हम छोड़ते हैं, तो हम 12 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो डियर फ्रेंड ये होता है 6 लीटर, मतलब 6 लीटर ये टोटल होता है, 6000 ml। ठीक है, इतनी गैस को हम 1 मिनट के अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, तो टोटल मिनट वेंटिलेशन कितना हो गया, 6 लीटर्स। ठीक है, अब क्या होता है, अगर 6 लीटर से कम मिनट वेंटिलेशन अगर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या है, पल्मोनरी माल फंक्शन है, मतलब हमारे लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। और इसका जब हम मेजरमेंट करते हैं कि भाई एक्चुअल में इतना गैसेस एक्सचेंज हो पा रहा है कि नहीं हो रहा, तो किसके थ्रू करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, और इसको बुलाया जाता है स्पायरोमीटर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम इन वॉल्यूम को चेक करते हैं, हमारी लंग की कैपेसिटी को चेक करते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो क्या होता है, स्पायरोमीटर की मदद से हम इसको चेक करते हैं। याद रखिएगा, एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, देन एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि नॉर्मली जो टाइडल वॉल्यूम होता है, नॉर्मली ब्रीदिंग के टाइम पे हम ओनली 500 ml की एयर को ही अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम फोर्सफुली अगर ब्रीदिंग करें, ताकत के साथ अगर ब्रीदिंग करें, तो हम उसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है एक एडल्ट मेल के अंदर जो होता है, तो ये होता है लगभग 3100 ml, और फीमेल के अंदर होता है, एडल्ट फीमेल के अंदर 1900 ml ये
होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हमें यह भी पता है कि नॉर्मली हम जो एयर एक्सहेल करते तो ओनली 500 ml होती, लेकिन जब हम फोर्सफुली अगर एक्सहेल करेंगे तो ज़्यादा एयर को हम एक्सहेल करेंगे, बाहर छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, ज़्यादा एयर हम बाहर छोड़ेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वो ज़्यादा एयर हम जो छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। और एक एडल्ट हेल्दी मेल का जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 ml होता है, और एक एडल्ट हेल्दी फीमेल का जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना है, ओनली 700 ml होता है, ठीक है। ये जो डिजिट है कितना वॉल्यूम होता है ये याद रखना थोड़ा जरूरी है, समझना भी जरूरी है, एग्जाम से ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देन द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद में, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब कि फोर्सफुली एयर को बाहर निकालने के बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स के अंदर ही रहती है, उसको बोला जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो एयर हमारे लंग्स के अंदर रह जाएगी हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो एडल्ट मेल है उसका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1200 ml, और फीमेल का जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1100 ml ये होता है, ठीक है। एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आपको एग्जाम में ऐसे ही पॉइंट्स अक्सर पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हम गैसेस की जो कैपेसिटी है, जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, हम चेक किससे करते हैं, स्पायरोमीटर से। लेकिन ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम जो होता है तो चेक नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। रिमेनिंग जितने भी वॉल्यूम है हम स्पायरोमीटर से चेक तो कर सकते, लेकिन हमारे लंग्स के अंदर कितनी एयर रह गई है हम इसको स्पायरोमीटर से चेक नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, काफी गोल्डन पॉइंट है ये। देन मिनिमल वॉल्यूम। अब ये मिनिमल वॉल्यूम क्या होता है इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। मिनिमल वॉल्यूम याद रखिएगा, समझने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ये कहाँ पर काम होता है ये थोड़ा समझने में इजी है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। फैक्ट है इसके पीछे। इफ द थोरेसिक कैविटी इज ओपन, अगर हम थोरेसिक कैविटी को ओपन करते हैं, खोलते हैं इस थोरेसिक कैविटी को, ठीक है, तब हम देखते हैं कि जो प्लूरल प्रेशर है, ठीक है, वो इक्वली राइज होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। और फोर्स जो रेसिडुअल वॉल्यूम होगा, एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम होने के कारण वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एयर होती है वो जो हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, ठीक है, हम उसको क्या बोलते हैं, मिनिमल वॉल्यूम बोलते हैं, मिनिमल वॉल्यूम बोलते हैं हम इसको, ठीक है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मिनिमल वॉल्यूम होता है ये हमें हेल्प करता है मेडिकल एंड लीगल टूल्स डिटर्मिनेशन के अंदर। मेडिकल एंड लीगल टूल्स डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है, हमें ये पता करने में हेल्प करता है कि जो बेबी है अगर उसकी डेथ हो गई है, न्यूबॉर्न बेबी है अगर उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी डेथ जन्म लेने के बाद में हुई है या फिर उसकी डेथ जो है तो जन्म लेने से पहले ही हो गई थी, ये पता करने में ये हमें हेल्प करता है। मतलब कि जो बेबी है उसकी डेथ बिफोर द बर्थ हुई है या फिर आफ्टर द बर्थ हुई, ये पता करने में हमें हेल्प करता है मिनिमल वॉल्यूम। ये कैसे हेल्प करता है, तो हम देखते हैं कि जो प्रेशर है जो मिनिमल वॉल्यूम का, ठीक है, वो क्या करता है, वो डेमोन्स्ट्रेट हम जब करते हैं तो क्या करते हैं, लंग्स का एक पीस लेते हैं और उसको क्या करते हैं, वाटर के अंदर फ्लोट करने देते हैं, ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर वो लंग्स का पीस अगर फ्लोट करता है, अगर तैरता है, ठीक है, तो हमें यह पता चलता है कि जो भी बेबी है उसकी डेथ कब हुई है, बर्थ होने के बाद में, मतलब जब उसका बर्थ हुआ तब वो जिंदा था, उसके बाद में उसकी डेथ हुई है, ये हमें पता चलता है। क्योंकि क्या होता है, जो फिटस के जो लंग्स होते हैं उसके अंदर कोई एयर नहीं होती है, ठीक है। फिटस मतलब कि जो अनबॉर्न बेबी होता है जिसका जन्म नहीं है, उसके लंग्स के अंदर कोई एयर नहीं होती है। अगर उसकी डेथ माँ के पेट में ही अगर हो गई है, जन्म लेने से पहले ही अगर हो गई है, डिलीवरी से पहले ही अगर हो गई है, इसका मतलब कि लंग्स के अंदर तो कोई एयर है ही नहीं, क्योंकि फिटस के लंग्स में कोई एयर होती नहीं है, ठीक है। और अगर हम उस लंग्स के पीस को अगर पानी में डालेंगे तो फ्लोट नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं है। लेकिन अगर फ्लोट करता है इसका मतलब है उसके लंग्स के अंदर एयर आ चुकी थी, क्योंकि उसने बाहर जैसी दुनिया में आया था तो उसने एयर को लिया था और उस लंग्स के अंदर एयर आ गई, इसलिए वो फ्लोट हो रहा है। तो ये हमें हेल्प करता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था मिनिमल वॉल्यूम। मिनिमल वॉल्यूम के बाद में ये हमने पढ़ लिए वॉल्यूम्स पढ़े। अब है लंग्स की कैपेसिटीज। लंग की कैपेसिटीज क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम, लंग्स कैपेसिटीज बोलते हैं। हम पहले पढ़ते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, ये सम है टाइडल वॉल्यूम का
और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। क्या है ये? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब सम ऑफ द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमें ये पता है कि भैया टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, मेल का 500 ml होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml होता है, तो टोटल कितना हो गया? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई हमारी 3600 ml हो गई। फीमेल्स की कितनी हो जाएगी भैया? 500 और 1900 मतलब 2400 ml हो गई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फीमेल्स के लिए। इस टाइप से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है? तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी सम है रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। अब हमें पता है कि रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? 1200 ml होता है एक एडल्ट मेल का, और उसकी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml है, तो टोटल कितना हो गया? 2400 ml मेल के लिए। और फीमेल के लिए कितना हो गया? तो हमने ये देखा है कि जो भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है फीमेल्स का 1100 ml होता है, और इसका जो होता है सॉरी रेसिडुअल वॉल्यूम जो और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 700 ml। तो फीमेल्स की जो टोटल फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितनी होगी? 1800 ml। तो क्या होगा? ये सम है जस्ट वॉल्यूम्स का। देन वाइटल कैपेसिटी हम देखते हैं कि वाइटल कैपेसिटी क्या सम है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम का और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। इन सब के, इन तीनों के सम को, टोटल को क्या बोला जाता है? वाइटल कैपेसिटी। और अक्सर वाइटल कैपेसिटी जो तो पूछी जाती है, तो देखिए मेल्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 4800 ml होती है, और फीमेल्स की कितनी होती है? 3100 ml होती है। जब हम इन सब तीनों वॉल्यूम्स को जब टाइट सम करते हैं, तो इस टाइप के मेल के अंदर 4800 ml, ठीक है, और फीमेल्स के अंदर 3100 ml आएगी। अब ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, हाँ सॉरी ये जो इतना पार्ट जो है तो डबल हो चुका है, ठीक है, तो नो इश्यू, वही का वही है पूरा की पूरा। सॉरी ये वाइटल कैपेसिटी है, और वाइटल कैपेसिटी के बाद में दूसरी जो कैपेसिटी है टोटल लंग कैपेसिटी है। टोटल लंग कैपेसिटी जस्ट सम है वाइटल कैपेसिटी और रेसिडुअल वॉल्यूम का। वाइटल कैपेसिटी हमने पहले ही देख लिया कि मेल के अंदर कितनी होती है, तो 4800 ml होती है, और मेल की रेसिडुअल वॉल्यूम कितना? 1200 ml। इस टाइप से टोटल लंग कैपेसिटी होती है एडल्ट मेल की हो गई 6 लीटर। कितनी हो गई है? 6 लीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 6000 ml। और फीमेल की कितनी हो जाती है? तो 4200 ml। तो डियर फ्रेंड्स इस टाइप से ये क्या आती है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो यहाँ तक हमने पूरी कैपेसिटीज पढ़ी है, वॉल्यूम्स पढ़े। अब हम पढ़ रहे डियर फ्रेंड्स आज के ये के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिजीज, ऐसी डिजीज जो क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करती है। तो फर्स्ट हमारे पास में है अस्थमा। अब ये अस्थमा जो है डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम देखते हैं। अस्थमा के अंदर हम देखते हैं एक ऐसा ये डिसऑर्डर्स है जिसमें हम देखते हैं क्रोनिक डिजीज है। ये क्रोनिक डिजीज होने के साथ में इसमें होता क्या है? तो ब्रेथलेसनेस के अटैक होते हैं। ब्रेथलेसनेस मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है, विजिंग साउंड्स आता है इंसान के अंदर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, और चेस्ट के अंदर टाइटनेस लगती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अस्थमा इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आइडियली ये एलर्जिक होता है, और जब भी ये होता है तो हमारी एक्चुअली इसके अंदर क्या होती है? जो ब्रोंकस है वो नैरो हो जाती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, इसमें प्लाक बन जाता है, स्पुटम बहुत बाहर निकलता है। तो क्या होता है फिर? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर दिया जाता है, ठीक है, साल्बुटामॉल दिया जाएगा, या फिर इसमें टियोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया जाता है, ठीक है, या फिर इसके अंदर स्टेरॉइड का यूज किया जाता है, जिसके कारण से ब्रोंकस डायलेट हो, इन्फ्लेमेशन कम हो और इंसान को ब्रेथलेसनेस ना हो, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रोंकाइटिस। आइटिस जब भी लगता है तो हमें पता है इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है। ब्रोंकस के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। जब भी ब्रोंकस के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन ब्रोंकस की अगर इन्फ्लेम हो जाएगी तो उसका जो लुमेन है वो नैरो हो जाएगा और कम हवा अंदर जाएगी, ठीक है। इसलिए इंसान को यहाँ पर भी क्या होगा? ब्रेथलेसनेस होती है। एक डिजीज है जिसको बोलते हैं हम सीओपीडी, या फिर बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। किसको क्या बोला जाता है? सीओपीडी। अब ये वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है लंग्स की, मतलब इंसान की जान जाने वाली डिजीज होती है, इंसान की जान को खतरा बना रहता है सीओपीडी के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है? इंसान की जो भी एल्विलाई है, ठीक है, जो फंक्शनल यूनिट है लंग्स की, वो डैमेज हो जाती है। अगर ये डैमेज हो गई तो वहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और इंसान को हमेशा घबराहट रहती है और उसकी डेथ होने के चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन आती है हम जिसको बोलते हैं एम्फेसीमा। एम्फेसीमा को और क्या बोलते हैं? पिंक पफेट, भी पिंक पफर्स बोला जाता है। और एक और सिचुएशन आती है सीओपीडी के जिसको बोलते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अब ये जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है इसके अंदर होता है ब्लू ब्लोटर्स इसमें होते हैं, ठीक है। इसके साथ में हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स, अब ये जो एम्फेसीमा है ये एक एबनॉर्मल है
एबनॉर्मल प्रेजेंस ऑफ द एयर टिश्यूज इन द कैविटीज ऑफ द बॉडीज, ठीक है। आइडियल एम्फीसेमा को क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल एयर अगर टिश्यूज की कैविटीज में हम तो भी हम उसको क्या बोलते हैं, एम्फीसेमा बोलते हैं। आइडियली क्या होता है, एबनॉर्मल एयर हमारी जो कैविटी है हमारे एल्वुलाई की जो लंग्स की वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लेकिन उसका एक्सचेंज नहीं हो पाता है क्योंकि जो एल्वुलाई की जो लेयर है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, इन्फ्लेम हो जाती है, जिस कारण से एयर का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। इसलिए जो सीओपीडी होता है उसको क्या बोला जाता है, एक इस ऐसे डिजीज है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब इसमें जान जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। अनदर डिजीज हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस या फिर टीबी। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से ये होती है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, लंग्स को डैमेज कर देता है, जिसके कारण से हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डैमेज होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है, और इंसान को हमेशा जो होता है तो ब्रेथलेसनेस होती रहती है, स्पुटम होता रहता है। एक होती है निमोनिया। इस निमोनिया के अंदर भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हो जाती है लंग्स के अंदर, ठीक है, एक लंग्स के अंदर या फिर दोनों लंग्स के अंदर ये हो जाता है। और इसका जो भी कॉजेस है वो क्या होता है, वायरस या फिर बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है निमोनिया, ठीक है। इसके साथ मैंने वायरस देखा था, हमने जैसे कि वायरस आया था कोरोना वायरस, उससे भी क्या हो रहा था, निमोनिया हो जा रहा था और लोगों की डेथ हो रही थी, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा तो फिर घबराहट के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, मतलब हाइपोक्सिया के कारण इंसान की डेथ हो जाती है। अनदर जो भी डिजीज है रेस्पिरेटरी की, लाइक द स्वाइन फ्लू, ये कॉज होता है H1N1 वायरस से होता है, और एक होता है इन्फ्लुएंजा, जिसको ये RNA वायरस के कारण से ये डिजीज होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो था जितना भी हमारा which are the diseases are relating to the respiratory tract. तो dear friends, this was the overall relating to the respiratory tracts. आपको कुछ पूछना है तो आप ऑनलाइन आकर पूछ सकते हो।